वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब जिस प्रकार से हमने हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से अब बारी है हमारे सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय का। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा एंड सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इतना ही नहीं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप सबको पढ़ाया हूँ हिंदी का, ठीक वैसे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट मैंने हैक्ड किया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब मैं आपको इस सोशल साइंस की बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। बढ़िया, सभी प्रश्न को इत्मीनान तरीके से पढ़िएगा ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा एंड 3 घंटे समय मिलेंगे। वैसे तो सोशल साइंस एक बड़ा पेपर होता है यार, क्योंकि सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 4 किताबें लगती है। मतलब बच्चों को तैयारी के लिए 4 किताब एक साथ एक दिन में पढ़ना होता है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आसान बनाने के लिए आप सबके साथ हूँ। निर्देश में लिखा है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 से लेकर 17 तक आपको 2 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका शब्द सीमा 30 रहेगा एंड 3 अंकीय जिसका शब्द सीमा 75 रहेगा, 4 अंकीय जिसका शब्द सीमा 150 रहने वाला है। इस प्रकार से रहेगा आपका प्रश्न पत्र। तो ये निर्देश आपके सामने है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नोट में लिखा है दिस इज ए मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है। अगर आप घर बैठे एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको समझ आएगा किस पैटर्न में हमारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र यहाँ पर नहीं पाई जाती है। राजस्थान में भाई रेत ही रेत है। झारखंड में बात करूँ तो यहाँ पर झारखंड में तो आपका लॉ स्टील प्लांट है, मतलब यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, ये चीज पूछा गया है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ 1972 इस करेक्ट आंसर। इसी टाइम पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लेकर के आया गया है। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। रबी की फसल के बारे में पूछा है तो यहाँ पर चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 7 चना। चना इस करेक्ट आंसर। ये आपकी रबी की फसलें है। बाकी ये चावल, मोटा अनाज, ये कपास, ये सब खरीफ की फसलें मानी जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, रबी की फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि फेडरिक सरयू कलाकार थे। फेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, आयरलैंड के, स्विट्जरलैंड के। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बा फ्रांसिस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, किस सन में स्थापित की गई थी। तो मुंबई में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है और सबसे पहले कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित की गई थी। लेकिन आपको पता है अंग्रेज के टाइम पर सूती वस्त्र बनाने का पहला कपड़ा मिल बम्बई में नहीं था बल्कि कलकत्ता में था। लेकिन यहाँ पर मुंबई वाला पूछा डेट, तो इसलिए हमको मुंबई वाला लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कहता है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही प्रेस को लेकर के आया था। अब यही सब क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इन सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है और सब आंसर मैं पहले बता दिया हूँ। जैसे पहला नंबर कहता है इन विच ऑफ दिस स्टेट सॉइल इज मैनली फाउंड। तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। और व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा 1972। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर आपका ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट फेडरिक सरयू वाज एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज स्टेबल्स इन मुंबई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1854। एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको हिक्की हो जाएगा। ठीक, दैट्स इट, ये सभी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को कहते हैं जिसमें कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है डैश डैश की पूजा सदियां पुरानी जनजाति विश्वास है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकृति की पूजा, मतलब नेचर का। ठीक है। नेक्स्ट कहता है अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश डैश नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। तो कौन सी बीमारी है, इसका आंसर अभी मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कपास
डैश डैश का पहला प्रतीक है, तो कपास जो है नई युग का पहला प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको नई युग लिखना है। नेक्स्ट कहता है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो श्रीलंका में 2008 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी, 2008 यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कहता है बहुमत प्राप्त ना करने वाला दल क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं विपक्ष। क्या लिखोगे, विपक्ष। ठीक। 6वां नंबर कहता है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जनता के प्रति, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जनता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो दूसरा नंबर था कि किस बीमारी कौन सी बीमारी 1890 में सबसे अधिक फैली थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है रीडर पेस्ट। ठीक है, रीडर पेस्ट नामक बीमारी सबसे अधिक फैली थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं द वर्कशिप ऑफ डैश डैश एंड ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, एंड यहाँ पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा कह रहा है सत्य सत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है भूमि एक असीमित संसाधन है। भाई बिल्कुल गलत बात कह रहा है, भूमि एक सीमित संसाधन है। आपका अर्थ फिक्स है, पृथ्वी कभी बढ़ेगी घटेगी नहीं, है ना, तो भूमि एक सीमित संसाधन है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है। बिल्कुल सही बात है, एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, इसमें कोयला 60% पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइड आपका सर्वोत्तम कोयला है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। नहीं, गलत बोल रहा है, जब निर्यात मूल्य अधिक हो आयात मूल्य से तो कहलाता है अनुकूल व्यापार संतुलन। मतलब हम अपने देश की चीज़ों को बाहर ज़्यादा बेचें और आय हमारे देश में कम, तो ये निर्यात संतुलन कहलाता है, और इससे अच्छा खासा मुनाफा होता है हमारे देश को। नेक्स्ट कहता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष में जैविक बनावट है। नहीं, जैविक बनावट लैंगिक असमानता नहीं है। ठीक है, जैविक बनावट क्या है यार, अब जैविक बनावट तो कुछ मैटर नहीं करता कि पुरुष को दाढ़ी होता है स्त्री दाढ़ी नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका छठवां नंबर कहता है कि देश के हर पार्टी को गृह मंत्रालय में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, देश की जितनी भी पार्टियां हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लोकल स्तर की पार्टी है तो फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को जरा समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देश की हर पार्टी को नहीं कराना पड़ता, क्योंकि जो छोटे स्तर की पार्टी होती हैं वो क्या कराएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां कराती हैं, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। अरे भाई यार, तुम्हारे गांव की जो पार्टी है वो थोड़ी ना गृह मंत्रालय पर पंजीकरण कराई है, नहीं ना, हर पार्टी बोला ना, प्रश्न को समझो जरा। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं, लैंड इज एन अनलिमिटेड रिसोर्स। बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, एंथ्रेसाइड इज द बेस्ट कोल, राइट। नेक्स्ट कहता है इफ द एक्सपोर्ट प्राइस इन लेस देन इम्पोर्ट प्राइस देन इज कॉल्ड फेवरेबल ट्राइबल बैलेंस, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन नहीं बल्कि मोर देन होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, ट्रू हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट कहता है द बेसिक ऑफ जेंडर इक्वलिटी इज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी पार्ट इन द कंट्री हैज़ द रजिस्टर्ड इटसेल्फ विथ द होम मिनिस्ट्री, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब हम मिलाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को, जिसमें कह रहा है सही जोड़ी को मिलाइए, तो जरा फोकस कीजिएगा सही जोड़ी को। मैं पूरा एक साथ दिखा रहा हूँ, ये रहा। सबसे पहले कहता है आपके सामने कि गाड़ी मीटर उद्योग, तो ये गुरुग्राम में है भाई साहब। ठीक है, ज़्यादातर कारें जो होती है ना, कार, वो गुरुग्राम में ही बनती है। नेक्स्ट कहता है कृत्रिम पतन, तो कृत्रिम पतन का क्या हो जाएगा, आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई के तट पर कृत्रिम पतन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, समुद्र के तट पर। नेक्स्ट कहता है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी से मिला दिए। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक 4 साल चला था। एंड डायमंड सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका 1868 ईस्वी। ले भाई, तेरा ये भी होता है कंप्लीट। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो देख सकते हैं। क्या कहता है ट्रेन मीटर इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, निष्ठ कृत्रिम पति तो चेन्नई हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट तो इसका हो जाएगा 1999। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 से लेकर के 14 तक। एंड डायमंड सूरत एक सेकंड डायमंड सूरत, ठीक है, डायमंड सूत्र लिखा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1868 AD। दैट्स इट, ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बांधों को आधुनिक भारत किसने कहा है, तो इसको कहा है एक सेकंड ना, सरदार नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो इसका डेट मैं आपको बताऊंगा, अभी नीचे दिखा दूंगा सब। मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये एक धर्म सुधारक थे। ग्राम पंचायत के मुखिया का पदनाम क्या होता है, तो सरपंच कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे सरपंच कहा जाता है।
2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो 948 था। और क्या कहता है कि किस देश में एकल सिस्टम पार्टी है, तो चाइना में एकल सिस्टम पार्टी है। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो 1976 में किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी इसका एग्जैक्ट डेट मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास अवेलेबल है, डोंट वरी। तो ये देख सकते हैं इसका आंसर, ये देखो 1796 है, सॉरी। तो यहाँ पर पूरा आंसर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के और आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए, जल्दी जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कीजिए। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होने वाला है। और आपको पैटर्न भी समझ आएगा कि आपका पेपर किस पैटर्न में देखने को मिलेगा, और पैटर्न के लिए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आए। इससे आप बोर्ड पैटर्न को आसानी से समझ पाएंगे। मैं एंड करता हूं, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।